welcome back to the Life of Study. I have come with your second book of economics subject and that is statistics. Right? Before watching this video, what you have to do? You have to watch my previous video of stat and then come to this. Okay? Because in my first video of stat, I almost completed some basic concept of stat. Okay? So you will have to watch that video. So now let's come to this. So the first topic of this video is features or characteristics of statistics. Right? Statistics के feature और characteristic क्या हैं? So the first point is statistics are aggregated of facts. मीन्स ये है कि स्टैटिस्टिक कभी भी एक सिंगल नंबर से कंस्टिट्यूट नहीं होती है. स्टैटिस्टिक कभी भी एक नंबर से नहीं बनती है. राइट उसका जो कंक्लूजन है मीन्स उसका जो भी हम डेटा रिकॉग्नाइज करते हैं वो इस एक नंबर से कंस्टिट्यूट नहीं होता है. फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि ले लीजिए आपके स्कूल में राइट आपके स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं. राइट there are 1000 students in your college or we can say that in your school. राइट तो क्या इससे कोई सिग्निफिकेंस स्टैट का मिल रहा है क्या? नो देयर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज हमने केवल यहाँ पे ये बोला है कि 1000 स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में. लेकिन अगर यहाँ पर हम कुछ और अपना पार्ट मतलब इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व कर दें जैसे हम यहाँ बोल दें कि 300 स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं. राइट so 300 students are belongs to art side. Next 400 students are belongs to commerce side. And then remaining students means 300 students from science faculty. Okay, in your school. राइट मैंने क्या बोला 1000 स्टूडेंट्स में से भी मैंने डिवाइडेड कर दिए कैसे कि 300 स्टूडेंट्स आर्ट साइड से हैं 400 कॉमर्स से हैं और रिमेनिंग 300 साइंस से हैं. ठीक है मैंने ये सारा एक डेटा इकट्ठा कर लिया कि 1000 स्टूडेंट में से इतने इतने बच्चे इस साइड से बिलोंग करते हैं. तो मेरे पास एक डेटा एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आ गई कि राइट समझ में आया कि मेरे पास स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आ गया कि हाँ कि इतने बच्चे वहाँ से हैं इतने बच्चे साइंस से हैं इतने बच्चे कॉमर्स से हैं. ओके तो ये जो डेटा इकट्ठा किया है यही स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यानी कि यही जो डेटा मैंने जो इकट्ठा किया है तीनों तीनों मतलब फैकल्टीज का तीनों साइड का तो यही स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है. तो कभी भी स्टैटिस्टिक का जो डेटा है वो एक सिंगल नंबर पे नहीं रहता इसलिए यहाँ पॉइंट है स्टैटिस्टिक आर एग्रीगेटेड ऑफ फैक्ट्स. एग्रीगेटेड का मीन्स हो गया टोटल. राइट स्टैट कभी भी एक नंबर पे नहीं इन्वॉल्व होगी वो क्या होगा वो टोटल ऑफ फैक्ट्स यानी कि जितने भी हम सब मिलाकर एक स्टैटिस्टिकल रिजल्ट एक प्योर स्टैटिस्टिकल रिजल्ट निकलता है. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफ स्टैटिस्टिक इज statistics are aggregated of facts. Clear? So the second point is it is numerically expressed. स्टैटिस्टिक जो है वो हमेशा न्यूमेरिकली ही एक्सप्रेस की जाती है. ओके जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमने बोला फॉर एन एग्जांपल सीता और गीता राइट ये दोनों सिस्टर्स हैं. ओके तो हमने बोला सीता जो है वो स्मॉल है या ऐसा बोलो कि उनकी हाइट पर हम उस पर देखते हैं राइट उनकी क्वालिटी हम यहाँ बताते हैं कि सीता जो है वो स्मॉल है और गीता जो है वो बिग है. नहीं बोलेंगे हम. ठीक है तो ये जो मैंने बोला क्या ये स्टैटिस्टिकल ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेस है? ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस तो नहीं है ना बिकॉज ये उन दोनों की क्वालिटी बता रहा है. जैसे ले लीजिए कि राम एंड श्याम. राम जो है वो पुअर है और श्याम क्या है रिच है. तो क्या ये उन दोनों को मतलब उनकी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस बता रहा है? क्या ये डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है यानी कि न्यूमेरिकली ये बिलोंग करता है डेटा? नहीं करता है क्योंकि उन दोनों की ये क्वालिटी बता रहा है. केवल ये क्वालिटी एक्सप्रेस कर रहा है ना कि न्यूमेरिकल वे में.
कोई नंबर्स तो नहीं इसमें बता रहा ना कि ये इतना नंबर ये है कि इतना नंबर ये, राइट। तो कहने का मतलब ये जो स्टैटिस्टिक है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जाती है, वो कोई भी क्वालिटी पे डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं, इसे एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं कि राम एंड श्याम है, राइट। राम एंड श्याम की हम हाइट लेते हैं, ठीक है। हाइट को हम देखिए फीट में और इंचेस में मेजर करते हैं, राइट। मानो जैसे कि राम की जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचेस है और शाम की हाइट 6 फीट 2 इंचेस है। हाँ, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो डेटा है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस है, क्योंकि ये नंबर्स में आ गए डेटा, ठीक है। कि उसकी हाइट इतनी इंचेस है, इतनी फीट है, समझ में आया। तो ये जो स्टैटिस्टिक है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होती है, क्वालिटी पे डिपेंड नहीं होती है, क्वालिटी बेस्ड ये एक्सप्रेस नहीं होती है, राइट। कोई भी क्वालिटी हम यहाँ पर नहीं बोल सकते किसी की, केवल और केवल न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होती है। सो द थर्ड पॉइंट इज it should be collected in a systematic manner. Statistics should be collected in a systematic manner. Means एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है अपने स्कूल का, राइट। अब उसने अपने सब्जेक्ट में मार्क्स मतलब स्कोर किए, ठीक है, उसको मार्क्स मिले, लेकिन स्कूल वालों को ये नहीं पता है कि वो बच्चा कौन सी क्लास का है, राइट। उन्हें यही नहीं मालूम है कि उस बच्चे का नाम क्या है, लेकिन हाँ ये मालूम है कि एक बच्चा है जिसने 100 और मतलब स्कोर किए हैं, पूरे एक सब्जेक्ट में स्कोर किए हैं, लेकिन ना तो उनको उस बच्चे का सब्जेक्ट पता है, ना ही उस बच्चे का नाम पता है, और ना ही उनको ये पता है कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, राइट। तो क्या ये एक प्री डिटरमाइंड है क्या डेटा? मीन्स कि कोई सिस्टमेटिक वे में तो नहीं है ना। हमें यही नहीं मालूम है कि उस बच्चे का नाम क्या है, वो कौन सी क्लास से है, वो उसका मतलब उसने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो किस सब्जेक्ट में किए हैं, राइट। तो डेटा जो है स्टैट का वो सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए, ओके। सो इट शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। मीन्स हमें उस डेटा के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि यहीं पे ले लीजिए, चेंज करते हैं एग्जाम्पल, कि हाँ अगर स्कूल मीन्स प्रिंसिपल को अगर पता होता है और टीचर्स को पता होता कि जो स्टूडेंट है इसका नाम ये है, ले लीजिए इसका नाम राम है और ये मतलब 11th क्लास से बिलोंग करता है, इसने 100 मार्क्स इकोनॉमिक्स में स्कोर किए हैं, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो सिस्टमेटिक मैनर में किया गया है, राइट। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हुई स्टैट की। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज रीजनेबल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मीन्स क्या हुआ? एक्यूरेसी का मीन्स हुआ बिल्कुल सही डेटा, यानी जो भी स्टैट का डेटा हो वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी कुछ बोल सकते हैं कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए उस डेटा में, राइट। डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए जिसका भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट हुआ। देन फिफ्थ पॉइंट इज प्री डिटरमाइंड पर्पस। स्टैटिस्टिक आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। हमने कोई भी इंफॉर्मेशन निकाली है, लेकिन हमको यही नहीं मालूम है कि इस इंफॉर्मेशन का क्या पर्पस है, राइट। तो वो केवल और केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू मानी जाएगी, उसको हम स्टैट नहीं बोल सकते, यानी स्टैट के लिए एक पर्पस होना जरूरी है, ओके। तो इन अ सिंपल वे हम बोल सकते हैं कि जो भी हम मीन्स इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं वो एक पर्पस पे डिपेंड होनी चाहिए कि हाँ इसका पर्पस ये है, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हुई स्टैट की। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। कि स्टैट का स्कोप क्या है? स्टैटिस्टिक का स्कोप थ्री चीज में यानी थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी जो हम जो स्कोप पढ़ते हैं स्टैट का उसमें भी थ्री चीज इंक्लूडेड है, राइट। एंड द थ्री जो थ्री थिंग्स हैं वो क्या है? फर्स्ट इज नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैट का नेचर क्या होता है। स्टैटिस्टिक इज अ साइंस और आर्ट बोथ। जो स्टैटिस्टिक है उसको हम स्टैट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है स्टैट, राइट। सो ये जो है वो स्टैटिस्टिक जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। कैसे? वाई इज इट साइंस? ये साइंस क्यों है? बिकॉज
It is a systematic body of knowledge which studies the cause and effect relationship and it is universal in nature. साइंस क्या होती है? साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, राइट, जो कि किसी भी चीज के कारण और उसके इफेक्ट के बारे में बताती है। ठीक है, इसी तरीके से जो स्टैट है वो साइंस भी होती है और आर्ट भी होती है। साइंस इसलिए होती है क्योंकि ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को मीन्स यहाँ बताती है कि जो भी कुछ काम हुआ है यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसका कारण क्या है, यानी वो ऐसा क्यों हुआ, जो भी चीज़ मतलब यहाँ पर हैपन हुई है, राइट, जो चीज़ हुई है यहाँ पर वो किस वजह से हुई है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है या क्या पड़ेगा। ठीक है, एंड इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब यहाँ आ गया स्टैटिस्टिक कहीं एक प्लेस पर नहीं है, स्टैटिस्टिक हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है। मीन्स स्टैटिस्टिक का यूज कहाँ कहाँ होता है, चलिए बताते हैं। इट हैज ऑलमोस्ट द यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मीन्स स्टैटिस्टिक का हर जगह यूज होता है, जैसे कि बैंकिंग में यूज है, इकोनॉमिक्स में यूज है, इंडस्ट्रीज में यूज है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, राइट, जहाँ पे रिसर्च होती है वहाँ भी स्टैट का यूज होता है, राइट। तो आपके स्कूल में भी स्टैट का यहाँ यूज होता है। ठीक है, इस यानी कि स्टैट का जो यूज है वो हर जगह है, कहीं एक प्लेस पर नहीं है कि बोले कि यहीं पर एक स्कूल में ही है, नहीं, ये हर जगह है, हर जगह इसका यूज है, इसलिए इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। क्लियर हुआ? देन कम टू व्हाई इज इट आर्ट, यानी जो स्टैट है अब आर्ट क्यों है। व्हाई इज इट आर्ट? बिकॉज इट इज एन एक्शन, मीन्स ग्रुप ऑफ एक्शंस which solve the problem. It is suggest the way that how to achieve the goal. यानी आर्ट क्या करती है, एक ग्रुप ऑफ एक्शन इन्वॉल्व करती है विच सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वाई? बिकॉज हाउ टू अचीव द गोल, कैसे करेंगे हम इसको अचीव, जब ये जब ये कोई भी वे सजेस्ट करती है, राइट, जब भी ये कोई भी वे सजेस्ट करेगी तभी तो हम कोई भी चीज़ को गोल को अचीव करेंगे। सो आर्ट क्या क्या होती है, स्टैट का मीन्स आर्ट में क्यों है। Stat is a art because it is an action which solves the problem. It is suggests the ways that how to achieve the goal. ये वो रास्ते बताती है कि हमें अपने गोल को कैसे अचीव करना है, राइट, तो ये एक्शन के साथ ही तो होगा। तो ये इसलिए स्टैट जो है वो आर्ट भी बोलते हैं इसको, यानी स्टैट जो है उसका नेचर क्या है, इट इज एन आर्ट ऑल्सो। सो नेचर हैज completed, right? The second scope is division of statistics or subject matter of statistics. It is divided into two categories. स्टैट जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, इसको हम सब्जेक्ट मैटर भी बोलते हैं, स्टैट का क्या है, ये सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, सो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दिस descriptive statistic means it refers to those methods. So before reading this हम डिस्क्रिप्टिव का मीन्स समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मीन्स क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मीन्स सिंपल, यानी ये कैसी स्टेट है, ये बिल्कुल सिंपल स्टेट है, बिल्कुल सरल स्टेट है। अब पढ़ते हैं इसके अंदर। इट रेफर टू दोज मेथड विच आर यूज फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा। दिस मेथड इज रिलेटेड टू सच एस्टिमेशन as measurement of central tendency, means average mean, median and mode, and second is measurement of dispersion, mean deviation, standard deviation, and the third is measurement of correlation. आगे चैप्टर में स्टैट को एस्टिमेट करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पर हम मीन, मीडियन, मोड इन सबको समझेंगे। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें हम डेविएशन को समझेंगे, मतलब मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को। एंड द थर्ड इज मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। ये हम तीन जो मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं ये इनके अलग चैप्टर्स हैं,
आगे इन पे बात करते हैं। बट अब क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट क्या होती है? ये वो मेथड है, राइट, ये वो मेथड है जो कि कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और डेटा को एनालाइज करने में यूज किया जाता है। ये जो मेथड है वो किन किस एस्टिमेशन से रिलेट करता है? जो मैंने आपको बताया, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन एंड कोरिलेशन, राइट। तो ये एक फर्स्ट कैटेगरी हुई किसकी? स्टैट की, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। नाउ सेकंड इज inferential statistics. Inferential statistics. Inferential. What is the meaning of inferential? Inferential का मीन्स हुआ प्रिजम्पटिव, यानी किसी चीज का मीन्स अनुमान लगाना, राइट। एक टाइप से कि हम बोलते थे ना कि हाँ किसी चीज को हम ये पॉसिबल करना, किसी चीज का अनुमान लगाना कि हमने सोच लिया यही होने वाला है, तो वही होता है इन्फेरेंशियल, यानी ये मुमकिन है, ये चीज काम होगा, राइट। अनुमान लगाना, समझ में आया? प्रिजम्पटिव इन्फेरेंशियल मीन्स। सो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजंस आर ड्रॉन relating to the universe or population on the basis of a given sample. ये वो मेथड है जिसके द्वारा हम कंक्लूजन्स को ड्रॉन करते हैं जो कि पॉपुलेशन या यूनिवर्स से रिलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन सैंपल, यानी कि जो हमारे पास सैंपल है, यानी हमने जो भी कुछ किसी भी इंफॉर्मेशन का सैंपल निकाला है, तो उससे हम क्या करते हैं, एक डिसीजन निकाल लेते हैं, एक कंक्लूजन हम ड्रॉन करते हैं, मतलब वहाँ से एक डिसीजन हम निकाल लेते हैं, डिसीजन पकड़ लेते हैं जो हमने सैंपल हमने जो मीन जो हमने सैंपल निकाला है, राइट। जो हमारे पास सैंपल गिवन है, जो हमारे पास सैंपल है, उससे हम क्या करते हैं, एक उसके द्वारा हम एक कंक्लूजन ड्रॉन कर लेते हैं जो कि यूनिवर्स या पॉपुलेशन पे बेस होता है, उससे रिलेट करता है, राइट। तो ये केवल इन्फेरेंशियल का मीन्स होता है ना, अनुमान लगाना, तो वही चीज आ गई यहाँ पर, यानी जो भी हमने मीन्स इंफॉर्मेशन निकाली है, बस उससे हमने एक अनुमान लगा लिया, हमने एक कंक्लूजन ड्रॉन कर लिया कि ये चीज ऐसे होगी, राइट। तो ये हो गया इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। नाउ कम टू द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, कि स्टैट की लिमिटेशन क्या है। द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज बेस्ड ऑन एवरेज। तो स्टैट का रिजल्ट है वो एवरेज पर बेस्ड होता है, मीन्स जो स्टैटिस्टिक का रिजल्ट है वो एक एक्सपर्ट फाइंड करते हैं, ओके, जो कि मतलब किस पे फाइंड करते हैं? एवरेज पर बेस, यानी एवरेज पर वो फाइंड करते हैं। लेकिन कुछ लॉज हैं हमारे साइंस के जो कि वो एरर फ्री नहीं होते, यानी कि उसमें एरर होती ही है, कोई भी गलती उसमें ज़रूर होती है, तो वो कभी भी वैलिड नहीं होती हैं किसी भी कंडीशन पे, वो सारी कंडीशन पे सही नहीं होती हैं रिजल्ट, इसलिए जो स्टैट का रिजल्ट है वो एवरेज पर बेस्ड होता है। तो ये एक लिमिटेशन हो गई, उसकी एक डिसएडवांटेजेस हो गई स्टैट की, कि जो रिजल्ट जब भी हम फाइंड करेंगे वो उसका एक एवरेज पर ही फाइंड होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी इकोनॉमी की मीन्स हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो 50,000 पर एनम है, राइट, ओके। तो जो इनकम है हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम वो कितनी है? साल में पूरी 50,000 है, 50,000 पर एनम है, ओके। क्या अभी बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि सारे जो इंडियन है हम सभी लोग 50,000 ही कमा रहे हैं? किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है उससे, जरूरी तो नहीं है कि सभी लोग 50,000 ही कमा रहे हैं। तो इसीलिए स्टैट का जो मीन्स रिजल्ट है वो एक एवरेज पर बेस्ड होता है, क्लियर हुआ? तो एक ये इसकी लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट, इट डील्स ओनली विथ क्वांटिटेटिव ऑफ डेटा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था राम एंड श्याम का, तो वहाँ पर क्वालिटी डिफाइन हो रही थी दोनों की, ठीक है, कि इसकी हाइट मीन्स बोल सकते हैं ये रिच है और ये पुअर है, तो हम क्वालिटी नहीं बोलेंगे यहाँ पर। स्टैट में क्वालिटी पे डिपेंड नहीं होता उसका रिजल्ट, क्वांटिटी पे उसका जो डेटा होता है वो उस पर डिपेंड होता है। मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं कि राम की जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचेस है ना। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल पे एक्सप्रेस हुआ ना, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया डेटा, यानी ये जो स्टैट का डेटा है वो केवल क्वांटिटी पे
डील करता है, ना कि क्वालिटी पे। तो एक ही लिमिटेशन हो गई। थर्ड वन इज इट डज नॉट डील विद एन इंडिविजुअल आइटम। वही बात आ गई कि कभी भी ये एक चीज पर डील नहीं करेगा, यानी एक भी मीन्स आइटम पे डिपेंड नहीं होता है, एक चीज पर डील नहीं करता है। इसके लिए क्या चाहिए? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स चाहिए। दिस फीचर, फर्स्ट फीचर इज स्टैटिस्टिक आर एग्रीगेटेड ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। फोर्थ इज इट डज नॉट रिवील एंटायर स्टोरी, यानी ये जो स्टैट है वो एंटायर स्टोरी मीन्स प्रकट नहीं करता है, या बोल दें कि ये एंटायर स्टोरी जो है वो नहीं बताता है। जैसे कि किसी का हाइट, किसी की वेट, ये पूरी स्टोरी यहाँ नहीं बताता है। वही मतलब हो गया इट डज नॉट रिवील एंटायर स्टोरी। ओके। द फिफ्थ पॉइंट इज होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजीनियस का मीन्स आपने सुना होगा, होमोजीनियस का मीन्स क्या होता है? एक सा, एक समान। तो यहाँ होमोजेनिटी ऑफ डेटा का मतलब हो गया, यानी कि जो डेटा होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। राइट? समझ में आया? यानी कि जो डेटा है बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ये आ गया। So okay, the sixth point is this limitation is it can be used by the experts only। जो स्टैटिस्टिक है वो केवल एक्सपर्ट्स यूज करते हैं। राइट? तो ये लिमिटेशन हो गई स्टैट की। मैंने आपसे बोला था कि जो स्टैट है वो हर जगह यूज होती है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन वही लोग तो यूज करेंगे ना जो इस चीज को जानते हो, जो स्टैट के बारे में जिनको पता हो। तो इसको केवल एक्सपर्ट ही यूज करते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई, हर कोई नहीं कर सकता। राइट? जिसको स्टैट के बारे में नॉलेज होगी वही इस चीज को यूज करेगा। ओके। बट ये यूनिवर्सल इन नेचर होती है, जो स्टैट का यूज है वो हर जगह होता है। क्लियर? अब हमने नेचर पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया, लिमिटेशन भी पढ़ ली। अब ये बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक का इकोनॉमिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस जो है वो इसका क्या है? ये हर जगह यूज होती है, ये मैंने आपको बोला। तो फर्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेस, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर। ये इंडस्ट्रीज बिजनेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जरूरी होता है ना, वहाँ पर भी इसका काफ़ी यूज होता है। सेकेंड पॉइंट इज एजुकेशन में भी इसका काफ़ी यूज होता है, यानी स्कूल कॉलेजेस में भी जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं जिनको पता है स्टेट के बारे में वो भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्टेट का यूज़ करते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट, ये फील्ड ऑफ एजुकेशन में भी इम्पोर्टेंट रखता है। राइट? इम्पोर्टेंस रखता है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, यानी इकोनॉमिक में क्या होने वाला है पहले से पहले भविष्यवाणी कर लेना, है ना, कि ये चीज़ होने वाला है, कि क्या मतलब आगे जाके स्लो डाउन होगा, क्या होगा इकोनॉमिक्स में, रिग्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, पीक आएगा, क्या, ये सब काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, ये आगे और आप लेवल पे पढ़ेंगे, आगे हाईएस्ट लेवल पे पढ़ेंगे। ओके। तो ये मैंने आपको बताया, फोरकास्टिंग का मतलब हो गया भविष्यवाणी करना, यानी इकोनॉमी की भविष्यवाणी करना कि क्या होगा, इकोनॉमी हमारी गिरेगी, इकोनॉमी गिरेगी या फिर बढ़ेगी, ये भी इस पे रोल प्ले करता है स्टैट। ठीक है। फोर्थ क्या है? वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये उस चीज़ के जो भी हमारे पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसके कारण बताता है और इसका इफेक्ट क्या होगा इस पर भी ध्यान देता है। फिफ्थ इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की न्यू न्यू पॉलिसी आती है उस पर भी ये डिपेंड करता है, उसको भी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। सिक्स पॉइंट इज इसका यूज बैंकिंग में भी होता है, इंश्योरेंस कंपनी में भी होता है। ठीक है। तो ये स्टैट की क्या हो गई? इंपॉर्टेंस हो गई इन इकोनॉमिक्स। क्लियर? So bye bye friends. Thank you for watching this.